गैस आ गया, बस आ रहा हूँ। When the pay time comes, there will be longer queues. जब बैंक में सुबह आती हैं तो इनके पास लाख 1.5 लाख रुपया होता है। Otherwise, after the first 5-7 days, they started settling down. इनको चर्च से पैसा आएगा, 2 बजे आता है, 3 बजे आता है, कब आता है, nobody knows. They had taken a decision that they would have some exchange. नाती पुती आएंगे, उनको क्या खिलाएंगे? Even though in such a large exchange covering such a large section of population, there will be queues. टोकन नहीं दे रहे और अंदर अभी जाने के लिए अभी तक इजाजत नहीं मिली है। People have cooperated immensely. मेरी बेटियां आज शाम को आना चाह रही हैं। मैंने उनको मना कर दिया है, बेटा मत आइए, क्योंकि मेरे पास होके आने के लिए 2-2,500 रुपया तो चाहिए। You don't find a social unrest anywhere in the country. The fact that the queues are by and large disciplined. 30 तारीख को टोकन लिया तो मुझे बोला गया कि आप 6 दिन के बाद आएंगे और आपको मिलेगा। You literally put your hand in their mouth and say, "Are you not very angry?" He says, "Yeah, I am troubled, but I am very happy this decision has been taken." नमस्कार, मैं रवीश कुमार। टीवी बहुत ही मुश्किल माध्यम है। कई बार लगता है कि काश टीवी के पास भी अखबारों की तरह पन्ने होते। जब भी राष्ट्रवाद और देशभक्ति को लेकर बहस होती है, रविंद्रनाथ टैगोर के लेख कहीं ना कहीं छप ही जाते हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि राष्ट्रवाद पर लेफ्ट, राइट, सेंटर, दुनिया भर की इतनी किताबें हैं, फिर भी रविंद्रनाथ टैगोर के जापान, भारत और पश्चिम के राष्ट्रवाद पर लिखे लेखों की ऐसी क्या खासियत है कि इन बहसों के दौरान उनके अंशों को कहीं ना कहीं छाप ही दिया जाता है। बार बार पेश करने वाला, छापने वाला इस लेख से क्या यह उम्मीद करता है कि जुनून का उफान कुछ कम होगा, लोग समझ पाएंगे कि राष्ट्रवाद के नाम पर सनक के खतरे क्या हैं? हिटलर का जिक्र करते ही क्या हम और आप वाकई अपने लोकतंत्र को लेकर सचेत हो जाते हैं? हिटलर बोलने वालों को किस बात का इतना भरोसा है कि लोग राष्ट्रवाद की नौटंकी को समझ जाएंगे? भूख से बड़ा कोई देश नहीं है। फिर किसी को क्यों इतना भरोसा है कि राष्ट्रवाद का इस्तेमाल अगर कोई नेता किसी के घाव पर नमक की तरह करेगा, तब भी जनता आह नहीं करेगी? हमें क्यों लगता है कि हिटलर का नाम लिए बगैर लोकतंत्र के खतरों के बारे में लोग अनजान रह जाएंगे? दुनिया में इसी जनता ने तमाम तानाशाहों की सरकारें पलट दी। क्या वे सभी हिटलर को जानते थे? लोकतंत्र के मूल्यों के मिट जाने का सबसे बड़ा प्रतीक हिटलर क्यों है? उसने जरूर झूठ का जाल फैलाया, लाखों लोगों को मार डाला, जिस राष्ट्र के लिए वो सब करना चाहता था। बाद में पता चला कि वो अपनी सनक के लिए कर रहा था। हिटलर का राष्ट्रवाद उसकी सनक का राष्ट्रवाद है, एक पागल और वहशी और प्रचार के भूखे का राष्ट्रवाद। नस्ल और इतिहास बदलने आया, खुद एक बदनाम नस्ल के रूप में याद किया जाने लगा। उसका इतिहास एक घिनौना इतिहास है, लेकिन हम उस इतिहास से कोई 100 साल दूर खड़े हैं। फिर भी लोकतंत्र के खतरे की आहट हिटलर की शक्ल में क्यों सुनाई देती है? शोले फिल्म का गब्बर सिंह हो गया है हिटलर। गब्बर को पता नहीं था कि जय और वीरू 2 ही घुड़सवार थे, उसके पूरे कुनबे को मिटा गए। गब्बर की दुर्गति शोले के हर दर्शक को याद है। याद रखिएगा, उदारवाद के चोले पहनकर भी बहुत से हिटलर आए हैं, लोकतंत्र का नाम लेकर भी बहुत से हिटलर आए हैं, आ चुके हैं, आते रहे हैं। हिसाब सबका होना चाहिए। राष्ट्रवाद का ज्ञानी से ज्ञानी प्रोफेसर और चिंतक इस बहस को दिशा नहीं दे पाता है, लेकिन दुनिया के हर हिस्से में एक नेता आता है और वो अपने समय को राष्ट्रवादी सांचे में ढालकर चला जाता है। क्यों जनता अपने नेता के अधकचरे राष्ट्रवाद को अपना लेती है और क्यों हम कहें कि उसका राष्ट्रवाद अधकचरा ही है? किताबी राष्ट्रवाद को छोड़ देती है जनता, क्यों? क्या इसलिए कि वो सिर्फ अनजान है? जनता वहीं खड़ी रह जाती है जहां वो राष्ट्रवादी राजनीति के आने से पहले भी खड़ी थी। जैसे पहले वाले खतरनाक नहीं रहे होंगे। बहरहाल, रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद पर लिखे लेखों के हिस्से को टीवी पर पेश किया जा सकता है। हो सकता है बोरिंग हो, लेकिन जोखिम उठाना कभी बोरिंग काम नहीं होता। अगर आप इस लेख को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो नेशनल बुक ट्रस्ट से खरीद सकते हैं। सौमित्र मोहन ने अनुवाद किया है और किताब सिर्फ 40 रुपए की है। नाम है राष्ट्रवाद, रविंद्रनाथ टैगोर। हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी में भी इंटरनेट पर मौजूद है उनकी तमाम सामग्री। टैगोरweb.in के हवाले से भी आप तमाम लेखों को पढ़ सकते हैं।
1908 में टैगोर ने कहा था कि देश प्रेम आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकता। मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे के दाम में ग्लास नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जिंदा हूं मानवता के ऊपर देश प्रेम की जीत नहीं होने दूंगा। क्यों ग्लास जितनी सस्ती है जिसे वो मानवतावाद के बेशकीमती हीरे से नहीं खरीदना चाहते हैं। 1916 और 1917 के साल टैगोर जापान अमेरिका जाकर राष्ट्रवाद पर लेक्चर दे रहे थे। 55 साल की तब उम्र थी। 1913 में ही नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। 1908 से 1917 के बीच राष्ट्रवाद को लेकर टैगोर लगातार सोच रहे थे, जूझ रहे थे, चिंतित थे। इसी बीच 1911 में वे जनगण मन की भी रचना करते हैं। उसके बाद भी राष्ट्रवाद को शक की निगाह से देखते रहते हैं। कहते हैं कि जब मुल्क से प्यार का मतलब भक्ति या पवित्र कार्य में बदल जाए तब विनाश निश्चित है। मैं देश को बचाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं किसकी पूजा करूंगा ये मेरा अधिकार है जो देश से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ये टैगोर के ही शब्द हैं। आज तो मैं टैगोर के शब्दों का ही जिक्र कर रहा हूं, लेकिन आप राष्ट्रवाद पर टैगोर ही नहीं, गांधी, अंबेडकर, एंडरसन, सावरकर, गोलवलकर सबको पढ़िए। शुक्रवार के इंडियन एक्सप्रेस ने राष्ट्रवाद पर टैगोर का लेख छापा है और इकोनॉमिक टाइम्स में अभिक बर्मन का राष्ट्रवाद और टैगोर पर रोचक लेख भी है। इसलिए हमने सोचा कि हम भी टैगोर के लेख को टीवी पर पेश करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले सबको आदर के साथ राष्ट्रवाद गाना होगा। इस फैसले की खूब समीक्षा हो रही है, तारीफ भी और आलोचना भी हो रही है कि सिनेमा हॉल के भीतर जाते ही क्या राष्ट्रवाद कम हो जाता है? हाथ में पॉपकॉर्न और तमाम तरह के शीतल पेय लेकर हम खड़े हैं और राष्ट्रवाद गा रहे हैं, वो नीचे कहां रखेंगे? इस तरह की बातें हो रही हैं कि राष्ट्रवाद क्या सिनेमा हॉल में कम हो जाता है, जिसके बढ़ाने के लिए राष्ट्रगान की जरूरत है। सारी उम्मीदें सिनेमा देखने जाने वालों से ही क्यों हो रही है? संसद से लेकर रेलवे स्टेशन पर क्यों ना राष्ट्रगान हो? कई लोग इस फैसले पर चुप हैं तो कईयों को इससे ऐतराज नहीं है। टैगोर तो उस वक्त भी राष्ट्रवाद की आलोचना कर रहे थे जब भारत राष्ट्र बनने के लिए ही आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। अनिरुद्ध घोषाल ने लिखा है कि इंडियन एक्सप्रेस में कि टैगोर की रचना राष्ट्रवाद की सर्वोच्च प्रतीक है, लेकिन टैगोर खुद राष्ट्रवाद को मानवता के लिए खतरा मानते थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में इकोनॉमिक टाइम्स ने अभिक बर्मन ने लिखा है कि टैगोर के बारे में यह झूठ फैलाया जाता है कि उन्होंने जनगण मन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की शान में लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पत्र में साफ लिखा है कि मैं कभी किसी जॉर्ज पंचम या षष्टम या जो भी षष्ठी 6, 7 किसी अन्य जॉर्ज के लिए गीत नहीं लिख सकता। टैगोर को लगता था कि राष्ट्रवाद के नाम पर आवाज दबाई जाएगी, रचनात्मकता पर पहरा लगेगा कि आप ये सीन नहीं दिखा सकते, ये कविता नहीं लिख सकते। ये उनकी बातों का आशय है। इंसान जिस तरह की मुश्किलों से जूझता है, लड़ता है, उसका इतिहास भी उसी के हिसाब से बनता है। ये टैगोर की लाइन है। उनका मानना था कि इंसान को हर हाल में यह कोशिश करनी चाहिए कि वो इंसान बना रहे। वो इसे भुलाकर कामयाबी तो पा लेगा, मगर वो कामयाबी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। टैगोर लिखते हैं कि एशिया के शुरुआती इतिहास में सीथियन लोगों को संसाधनों की घोर कमी हुई, तो उन्होंने एक तरीका यह निकाला कि आदमी औरत सबको एकजुट कर लिया जाए और लुटेरों के दल में उन्हें बदल दिया जाए। जो लोग मुख्य रूप से सामाजिक और रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, उनके लिए वे सबसे बड़ी अड़चन साबित होने लगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप में आस्था की ताकत और विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए, ताकि आप साफ साफ देख सकें कि तरक्की का यह भद्दा ढांचा, जो कुशलता और महत्वाकांक्षाओं के नटबोल्ट और चक्कों पर दौड़ता रहता है, ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। इसने एक ना एक दिन तो टकराना ही है, क्योंकि इसे बिछी बिछाई पटरियों पर ही चलना होता है। एक दिन यह सब तबाह हो जाएगा। क्या हमें आज इसके संकेत नहीं दिख रहे हैं? क्या हमें युद्ध के शोर, नफरत की चीखों, निराशा भरे रुदन, सदियों के मंथन से, राष्ट्रवाद की तलहटी में जमी कीचड़ से आती वो आवाज सुनाई दे रही है? एक ऐसी आवाज जो हमारी आत्मा को झकझोर रही है और कह रही है कि राष्ट्रीय स्वार्थ की मीनार जो देशभक्ति के नाम पर बनाई गई है, जिसने स्वर्ग के खिलाफ अपना झंडा लहराया है, उसे अब अपने ही भार से ढह जाना चाहिए। अब टैगोर ने राष्ट्र और युद्ध को इस तरह से क्यों समझा? अक्सर राष्ट्रवाद की राह में लेखक, कवि, रचनाकार बाधा के रूप में पेश किए जाते हैं, बन जाते हैं, क्योंकि वो आलोचना करते हैं।
1916 और 17 का साल क्या 2016 और 17 के साल से कुछ अलग है या वैसा ही है? बीच में व्हाट्सएप राष्ट्रवाद को छोड़ दें तो क्या बदला है? टैगोर की रचना को पेश तो कर रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो टैगोर कह रहे हैं वही अंतिम बात होगी। जरूरी है कि आप लोकतंत्र और राष्ट्रवाद को लेकर नए सिरे से समझें, सोचें, भारतीय रूप में भी समझें और पश्चिमी रूप को भी देखें। टैगोर ने लिखा है कि उनका मानना है, उनका मत है कि पश्चिमी सभ्यता के से मुकाबला करने में, होड़ करने में भारत का कभी फायदा नहीं है। ढेरों अपमान के बाद भी यदि हम अपनी नियति के अनुसार चलें, अपने हिसाब से चलें, तो नुकसान से कहीं ज्यादा हमारा लाभ ही होगा। ग्लोब उठाकर देखिए, दुनिया में 195 देश हो गए हैं। दुनिया अगर बटी है तो वो नक्शों में बटी है, सीमाओं में बटी है, गिनती के ही सही, मगर ऐसे देश तो हैं इस भूगोल पर जिनकी सीमाओं पर किसी सेना का पहरा नहीं। तरह तरह के रंग बिरंगे झंडे राष्ट्रवाद के प्रतीक हो गए हैं। पहले की राजनीतिक रैलियों में पार्टी का झंडा ही नजर आता था, अब मुल्क के झंडे नजर आने लगे हैं। जब नेता अपना झंडा लेकर गलियों में घुस नहीं पाता तो वो देश का झंडा लेकर आता है, ताकि लोग उसे देश समझकर माफ कर दें, अपनी भूख भूल जाएं। धीरे धीरे पार्टियों के झंडे गायब हो जाएंगे और देश का झंडा चुनावी झंडा हो जाएगा। तब झंडा झंडा नहीं रहेगा। आज के समय के नेताओं या राजनीति की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वे अपने वर्तमान को नहीं समझ रहे। अतीत के उदाहरणों का हम पर बोझ डालते जा रहे हैं, अपने आलस्य का बोझ हम पर हल्का कर रहे हैं। आज के दौर में कौन है जो इस राष्ट्रवाद के इस उभार को हिंदी पट्टी से लेकर दक्षिण पट्टी तक के हिसाब से समझा सकता है? जबकि यह कितना रोचक समय हो सकता था कि भारत के नजरिए से भी राष्ट्रवाद को समझा जाए। सिर्फ इसका डर फैलाकर कोई राष्ट्रवाद को रोक नहीं सकता। दुनिया में कई देशों की सरहदों पर युद्ध का वही खेल खेला जा रहा है। बारूद की गंध आज भी फैली हुई है। युद्ध के साये में लूट खसोट आज भी है। आज भी इन सब का एक ही फेविकोल है, राष्ट्रवाद। टैगोर ने लिखा है कि मैं किसी एक राष्ट्र के खिलाफ नहीं हूं, सभी राष्ट्रों के एक सामान्य विचार के खिलाफ हूं। आखिर ये राष्ट्र क्या है, वो ये सवाल करते हैं। और टैगोर राष्ट्र को समझते ही हम सबके इंसान होने के उद्देश्य से नहीं भटकते हैं। उनके सेंटर में यह बात है कि हर हाल में इंसान बने रहना है, मानवता से बड़ा कुछ भी नहीं है। वो मानते हैं कि राष्ट्र के संगठन के पीछे हम सब की सारी नैतिक शक्तियां लग जाती हैं। बलिदान उस नैतिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाता है। मानव के त्याग करने की ताकत अपने अंतिम उद्देश्य से भटक जाती है, पटरी से उतर जाती है। वो अपनी अंतरात्मा से मुक्त हो जाता है, खुद को मशीन पर डाल देता है। यानी टैगोर कह रहे हैं कि इसकी धुन में हम नहीं रहते, कुछ और हो जाते हैं। नेता इस बात को जानते हैं, इसलिए राष्ट्रवाद उनके लिए वो मशीन है जिस पर आप खुद को डाल देते हैं। अब यहां से टैगोर की एक और बात सुनिए। इंसान के इतिहास में आतिशबाजी के कुछ ऐसे दौर भी आते हैं जो अपनी ताकत और रफ्तार से हमें चौंका देते हैं। ये न केवल हमारे घर में रखे छोटे छोटे दियों का मजाक उड़ाते हैं, बल्कि सृष्टि की शुरुआत का भी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इस तड़क भड़क और दिखावों से घर के दियों को बुझने मत दीजिए। हमें इस तिरस्कार को धैर्य के साथ सहना होगा कि इस आतिशबाजी में आकर्षण तो है, लेकिन ये ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि इसकी शक्ति इसकी आग तक ही सीमित है। इसके बुझते ही वो समाप्त हो जाती है। तो मैं इस बोझ से हल्का हो रहा हूं कि टीवी पर टैगोर के लेख पेश किए नहीं जा सकते। उनके पूरे लेखों को तो पेश नहीं किया, यहां वहां से अनुवाद करके किताबों से देखकर पेश किया, जिनकी रचना आज भी किसी नेता के भाषण से ज्यादा गाई जाती है। फिर भी टैगोर के प्रेमी क्या उस मानवतावाद को प्राप्त कर सके जिसके लिए टैगोर ने राष्ट्रवाद तक को नहीं बख्शा। आदर्श लोकतंत्र और आदर्श इंसान का आज तक इंतजार है। शायद इसलिए भी टैगोर को फिर से पढ़ना जरूरी है। दरअसल हम सब बचते बचाते निकल जाना चाहते हैं। व्हाट्सएप पर अफवाहों का कचरा फैलाकर खुद को राष्ट्रवादी समझ बैठते हैं। पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद की भावना भरने वाले आ गए हैं। जल्दी ही अर्थशास्त्री की तरह राष्ट्रशास्त्री पैदा कर दिया जाएगा। जैसे गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की पहचान होती है, वैसे ही राष्ट्रवाद की भावना से नीचे के लोगों की पहचान की जाएगी। उन्हें जेल में डाला जाएगा, उन्हें सजा दी जाएगी, सड़कों पर मारा जाएगा।
बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सवालों को राष्ट्रवाद की घोर कमी से ढक दिया जाए, यह सुविधा सिर्फ नेताओं के पास होती है। टैगोर राष्ट्रवाद के पश्चिमी मॉडल को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। भारत में उनके बाद और उनके समय में भी कई विचारकों ने अलग अलग तरीके से सोचा, इसी तरह से सोचा कि भारत का अपना मॉडल क्या हो, मगर भारत में भी आज तक ना तो लोकतंत्र का कोई भारतीय मॉडल है, ना अर्थतंत्र का, तो राष्ट्रवाद का कैसे हो सकता है। इसलिए यह डर वाजिब है कि पश्चिम के राष्ट्रवाद के गर्त से निकला हिटलर कहीं भारत ना आ जाए। इस डर से बड़ा डर यह है कि भारत का अपना कोई मॉडल नहीं है। हिंदी बोलने से आप देसी नहीं हो जाते। सवाल है कि क्या आप पश्चिम के उन बड़े कॉरपोरेशन की ही भाषा हिंदी में तो नहीं बोल रहे हैं? क्या हिंदी बोलते वक्त क्या भारतीय चिंतन के मूल स्वरूप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? क्या यह संभव है? टैगोर की इस बात पर सोचिएगा। आजाद देशों में ज्यादातर लोग आजाद नहीं हैं। वे माइनॉरिटी के तय किए गए लक्ष्यों की तरफ बढ़ते रहते हैं। वे अपने भावा प्रवाह का भंवरजाल बना लेते हैं और भंवर की गतिशीलता में एक शराबी की तरह झूमते रहते हैं और इसे ही आजादी मान लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य उनकी मौत के रूप में प्रतीक्षा कर रहा है। मानव का सच नैतिक सत्य ही होता है, उसकी मुक्ति आध्यात्मिक जीवन में होती है। तो अब हम बात करेंगे प्रियदर्शन जी हमारे सहयोगी हैं, उनसे कोशिश कर रहा था कि सब करें, लेकिन एक दिन में संभव नहीं है करना। एक संशोधन की वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में वो राष्ट्रवाद बोल दिया राष्ट्रगान की जगह पर, इतनी मुश्किल अंग्रेजी में फिर उसको हिंदी कीजिए और तमाम तरह की चीजें हैं। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्यों बार बार लोगों को लगता है कि अगर हम टैगोर को बीच में ले आए, टैगोर साहब को, तो राष्ट्रवादी बहस में कुछ तर्कों का प्रवेश हो जाएगा। वो क्यों बार बार आ जाते हैं? देखिए, टैगोर मतलब 1915-16 का जिक्र आपने किया जब जापान और इंग्लैंड में भाषण दे रहे थे। सच्चाई ये है कि 19वीं सदी के आखिरी दौर में ही, यानी 1889 में उनका उपन्यास एक सीरियल बन के छपता है बंगाली अखबार में, राजर्षि। उस उपन्यास में वो त्रिपुरा के एक छोटे से राज्य के बहाने राज्य और धर्म के छल और हिंसा के व्यर्थ होते जाने की कहानी कहते हैं। तब वो बड़ी कमाल की कहानी 1889 की, जब गांधी का वैचारिक मानस बन ही रहा होगा। उस समय गांधी भारतीय और अफ्रीकी राजनीति के क्षितिज पे नहीं है। टैगोर आगे बढ़ते हैं। असल में टैगोर और गांधी दोनों के साथ एक बात ये थी कि राष्ट्रवाद के अत्याचारों को, उसके दमन को उन्होंने बहुत करीब से देखा था। और पूरी दुनिया में यूरोप जो राष्ट्रवाद लाया वो साम्राज्यवाद भी लाया। उसने तमाम उपनिवेश बनाए। उसकी जो सारी आर्थिक तरक्की है वो उसमें एशिया और अफ्रीका की लूट का एक बड़ा हिस्सा है। इसको गांधी भी पहचानते थे और इत्तेफाक से गांधी और टैगोर दोनों की एक बहुत महत्वपूर्ण अलग अलग किताबें 1909 में आती हैं। गोरा आता है 1909 में। फिर यहां हम राष्ट्रवाद की बहस देखते हैं, सांप्रदायिकता की बहस देखते हैं। बड़ी तीखी बहस है, बड़ी तार्किक बहस है। और गांधी हिंद स्वराज लेकर आते हैं, जिसमें बोलते हैं कि हमको मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी इसलिए नहीं चाहिए कि हम अपना देश बना सकें। क्या आपको लगता है कि जो भी टैगोर का इस्तेमाल करते हैं, जो लेख छापते हैं, उनको ये यकीन है कि अगर टैगोर के लेखों का पत्ता अगर रख दिया जाए राष्ट्रवाद की बहस की मेज पे, तो वो इक्के का पत्ता है, वो जीत सकते हैं बाजी को? ऐसा है क्या? मतलब ये बाजी जीतने का मामला नहीं, लेकिन टैगोर ये समझने में मदद करते हैं कि हम राष्ट्र को किस चश्मे से देखें। देखिए, हमारी पहचान की बहुत सारी परतें होती हैं। हम एक व्यक्ति भी हैं, एक परिवार का हिस्सा भी हैं, अपने शहर के बाशिंदे भी हैं। हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाइए, अपने आप को गर्व करने वाला आदमी मिल जाएगा। कह रहे मैं तो मेरठ का हूं जी, तुमने देखा नहीं होगा, मैं अलीगढ़िया हूं। हाँ, फिर आगे बिहार बंगाल बढ़ता है, फिर हिंदुस्तान बढ़ता है। ठीक है। आप एशिया में जाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के नुमाइंदे होते हैं, और यूरोप जाके हो सकता है आप एशियाई हो जाएं। धरती के बाहर जाके आप धरती के नुमाइंदे हो जाते हैं। हमारी पहचान बहुत बड़ी पहचान है, और इस पहचान को किसी इकहरी पहचान की कड़ाही में खौला के कोई एक पिंड तैयार, क्या खतरा है? देखिए, कई बार ये बोला जाता है कि जैसे अब राष्ट्रगान के बहाने ही कहा गया कि इस तरह से आप समाज का एक तरह से सैन्यकरण कर रहे हैं कि आप बिना गाए इसे आप देशभक्ति का प्रमाण नहीं दे सकते। पर अगर कोई राजनीतिक दल ये कहता है, राजनेता कहता है कि मैं ये भावना जगा रहा हूं क्योंकि हमें देश का विकास करना है, तो इसमें अगर कोई नौजवान ये सोच रहा है कि हाँ ये तो ठीक ही बात है, तो इसमें समस्या क्या है? देखिए, समस्या उसके सिर्फ ये है, मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में कुछ नहीं कहना है। राष्ट्रगान से हम किसी को एतराज नहीं है, लेकिन जब आप किसी चीज को थोपते हैं
जब आप बोलते हैं कि राष्ट्रगान गाना होगा तुमको, तो आप हमारी लोकतांत्रिक आजादी को थोड़ा संकरा कर रहे होते हैं। क्योंकि लोकतंत्र या किसी भी अधिकार में उसको न इस्तेमाल करने का अधिकार भी शामिल होता है। हमें वोट देने का अधिकार है, लेकिन हमें वोट न देने का अधिकार भी है। हमें कहीं संपत्ति खरीदने का अधिकार है, नोटा भी है। हाँ, मतलब हमें वो न करने का अधिकार भी है। पर विकल्प तो अगर कोई नौजवान सोच रहा होगा कि जो ये सोच रहा होगा कि हाँ एक राष्ट्र है, वो है, वो तो समाप्त नहीं हुआ, ठीक है। महर्षि अरविंद ने ही, शायद मैं पढ़ रहा था आशीष नंदी के किताब की इंट्रोडक्शन में, अभय दुबे ने लिखा है कि वो आशीष नंदी ने लिखा है कि वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद का जो एक ऐसा अवतार है जिसका वध नहीं किया जा सकता। अब ये तो है, तो वो ये सोच रहे होंगे कि हाँ इसकी सुरक्षा के लिए सेना चाहिए, सेना के लिए एक भावना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए भावना चाहिए। अगर कोई इस तरह से सोच रहा है, इसमें और इसके अतिवाद में क्या अंतर है? मतलब क्या आप वैसे व्यक्ति को सोचने में मदद कर सकते हैं क्या? या ऐसे किसी आदमी को 20वीं सदी का नक्शा देखना चाहिए। शुरू के जो बहुत बड़े और ताकतवर देश थे, जिनकी वजह से विश्व युद्ध लड़े गए, वो बाद में खत्म हो जाते हैं। प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसे राष्ट्र कहीं गिनती में नहीं आते हैं। और जो युद्ध लड़ चुके, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 7 वर्षीय युद्ध चले, फ्रांस और स्पेन और इंग्लैंड के बीच लगातार युद्ध चला, जिनको हम सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार बोलते हैं, जिसमें कुल मिला के 9.5 करोड़ लोग मारे गए, वो बेसिकली यूरोप के युद्ध थे। वो जर्मनी, इटली एक तरफ और फ्रांस और इंग्लैंड एक तरफ थे। 1991 आते आते सब अपना झंडा झुका देते हैं, सब अपना सिक्का गला देते हैं। और वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, सबसे मतलब खुशहाली में जीने वाली ताकत है। एक मैं फिर टैगोर की ही बात पर आना चाहता हूं कि वो एक जगह कहते हैं कि जो राष्ट्र है वो एक हर जगह देश के तमाम अंगों में एक जहर छोड़ता है, और इसके लिए एशिया सबसे उसके लिए उर्वर जगह है। और यही स्थिति आज भी है। वो तब के आज में लिख रहे हैं, 1916, 17, 15 के साल में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसके पीछे मामला वही था कि यूरोप के सारे राष्ट्र जो हैं कहीं ना कहीं एशिया में इस तरह की घुसपैठ कर रहे थे कि वो उनके शोषण का मैदान बना रहे। इसको मानते थे। अच्छा, दूसरा, यूरोप की पूरी शिक्षा पद्धति को, पूरे राष्ट्रवाद को खारिज करते हैं। वो भारतीय संदर्भों में अलग अलग समूहों की एकता की बात करते हैं। वो उस समय चांडालिका जैसा नाटक लिखते हैं, और जिसमें आनंद जो है, प्रकृति नाम की नायिका है, मैं ठीक से उसको याद नहीं कर पा रहा ठीक है, हाँ, उसको बोलता है कि तुम भी मनुष्य हो। जिस समय अस्पृश्यता की बहस गांधी ने बाद में छेड़ी, पर अभी भी राष्ट्र है। एक उनका बहुत दिलचस्प है, वो पश्चिमी राष्ट्रवाद पे लिखते हैं चीन के बारे में, जैसे किस तरह से यूरोपीय राष्ट्रवाद अपना इंजेक्शन दे रहा है। तो लिखते हैं कि चीन कैसे उसके रिप्लाई में एक देश बनने की कोशिश करता है, व्यापारिक नीतियां लाता है। फिर वो लिखते हैं, एक लाइन है कि अपनी तारीफ के लिए सारी दुनिया में एक कोने से दूसरे कोने तक बैंड बजता हुआ सुनना चाहता है। ये वही है कि अमेरिका को फिर से महान बनाना है, यूरोप को फिर से महान बनाना है, यही वो महान बनना है। बिल्कुल। ये जो असल में राष्ट्रवाद के साथ जो सबसे बड़ा खतरा होता है, जो धर्मवाद के साथ भी होता है, कि सच्ची धार्मिकता पीछे छूट जाती है, सच्चा देश प्रेम पीछे छूट जाता है, और राष्ट्रवाद के नाम पे हम एक विजेता और आक्रांता, आक्रमण करने वाले एक हमलावर पद्धति को लेकर खड़े हो जाते हैं कि हमें तो दुनिया जीतनी है, हम तो दुनिया में सबसे बेहतर हैं। हर कोई अपने ढंग से बेहतर है, हर समाज, हर समुदाय, उसकी कुछ खूबियां होती है, कुछ खराबियां होती हैं। हम एक दूसरे से सीखते हैं। प्रियदर्शन जी, अचानक आकर मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस तरह से प्रयोग करने में दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि बड़ा जोखिम का काम है कि आप करते करते लगता है कि नहीं, ये नहीं चल पाएगा टेलीविजन में। और फिर टैगोर को मैं भी जब आज दिन भर से पढ़ रहा था तो लगा था कि इतनी स्पष्टता, मतलब पढ़ा जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो राष्ट्रवाद पे भारतीय विचार है उनको भी पढ़िए, भागिए मत, डरिए भी नहीं, सोचिए और ये देखिए कि कोई इसके बहाने आपका इस्तेमाल ना करे, बल्कि आप इन सब लेखों के जरिए आज के समय को बेहतर तरीके से सोचिए और नेताओं का बेहतर इस्तेमाल आप कीजिए। और एक और किताब का नाम बता देता हूं, राष्ट्रवाद बनाम देशभक्ति। ये आशीष नंदी साहब की किताब है, अंग्रेजी में लिखी थी, हिंदी में अनुवाद किया और वाणी प्रकाशन ने छापा है। तो ब्रेक के बाद अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको सुनते हैं, बरखा दत्त से वो काफी बतिया रहे हैं। तो ब्रेक के बाद हम उनसे सुनते हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आप ये मानेंगे कि ये जो चुनाव है जो होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये एक तरह से बाकी चुनावों से अलग है, इसकी अहमियत ज्यादा है, इसका नेशनल इंपैक्ट और जो इसमें स्टेक्स हैं, नेशनल स्टेक्स, वो बहुत ऊंचे हैं।
आपने एकदम ठीक किया और कहा भी अच्छा कि यूपी का चुनाव इस बार अलग होगा। मैं भी यही कहता हूं क्योंकि यूपी का चुनाव अलग इसलिए होगा कि दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। ये तो सभी नेता कहते हैं, सब नेता कहते हैं, आप देखिएगा हमारी ही सरकार बनने जा रही है। सब नेता कहते होंगे, लेकिन वो नेता शायद नहीं कहते होंगे जिन्होंने जनता को उलझा दिया, जनता को परेशान कर दिया। वो शायद नहीं कह पाते होंगे। वो भी लोग नहीं कह पाएंगे जिनके लोग बोलते ही नहीं हैं। लखनऊ में तमाम चीजें ऐसी हैं जो बोलती ही नहीं हैं। किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप? मैं समझता हूं यहां जितने लोग बैठे हैं दोनों पार्टियों को समझ गए। एक वो पार्टी जिसने लाइन में लगा दिया लोगों को। क्या हमने अच्छे दिन वाली सरकार इसलिए बनवाई थी कि जो हमने इतने दिनों से गुल्लक में पैसा रखा था वो गुल्लक तोड़ दी जाएगी? बताओ कैसे अच्छे दिन वाले लोग हैं ये जिन्होंने गुल्लक तोड़वा दी। पर आप उनके बारे में ये तो नहीं कह सकते कि वो बोलते नहीं है। तो आपका बीजेपी से तो जिक्र नहीं है। बीजेपी तो बहुत बोलती है। वो दूसरी पार्टी है जो बोलती नहीं है, क्योंकि जो हाथी मैंने देखे लखनऊ में, और वो हाथी ऐसे हैं, पिछले 9 साल से मैं देख रहा हूं, मतलब 4 साल 4.5 साल मेरे हो गए, लगभग 5 साल उनके। जो हाथी खड़े हैं वो खड़े हैं, बैठे के बैठे हैं, बैठे वाले खड़े नहीं हुए, खड़े वाले बैठे नहीं। ये सच है। आप मायावती जी की बात कर रहे हैं। लोगों को तो ये उम्मीद थी कि शायद जैसे बिहार में हुआ कि लालू जी और नीतीश जी इकट्ठे आ गए, क्या पता एक दिन ऐसा भी हो कि हाथी और साइकिल साथ साथ चलने चले। देखो, मैंने उन्हें बहुत सम्मान दिया। हाथी साइकिल की बात ही नहीं रही, हम उससे बड़ा रिश्ता बना लिया। मैंने तो उन्हें बुआ कहा। तो बताओ साइकिल और हाथी का क्या रिश्ता है? अगर बुआ और भतीजी का रिश्ता हो तो शायद ज्यादा बड़ा रिश्ता हो, लेकिन वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, आपने बुआ की बात की तो फिर चाचा की बात भी होनी चाहिए। और फिर जब अगर चाचा की बात कर रहे हैं आप, तो अंकल की भी बात होनी चाहिए। पर पहले चाचा की बात करते हैं, फिर अंकल की बात करेंगे। दोनों इकट्ठे ही हैं एक तरह से। टू सी अ पार्टी एट वॉर विद इटसेल्फ, जैसे लगा कि परिवार में एक झगड़ा है जहां पर आपको खुली छूट नहीं दी जा रही एज चीफ मिनिस्टर, बिकॉज योर अंकल शिवपाल यादव, द चाचा इन क्वेश्चन, आपको एक तरह से कंट्रोल कर रहे थे और आपके फादर ने आपकी साइड ना लेते हुए उनकी साइड ली। क्या बहुत बुरा लगा? देखिए, ये कोई नहीं कह सकता कि सरकार के कामकाज में रुकावट पैदा की, और अगर रुकावट पैदा की होती तो शायद मैं देश के सामने इतना बड़ा उदाहरण नहीं पेश कर पाता जो मैंने सड़क बना करके तैयार कर दी। एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं? जो सुपर एक्सप्रेसवे मैं कहता हूं आजकल, कि जो कम समय में बनाया, और तब जबकि पूरे देश की जो बड़ी बड़ी दल हैं, राजनीतिक दल हैं, वो इस बात पे बहस कर रहे थे कि किसानों से जमीन कैसे ली जाए। उस समय जमीन ली, और आज कम से कम 23 महीने में वो सड़क बना करके तैयार कर दी। मैं कहता हूं देश में, दुनिया में कहीं कोई उदाहरण दे दे कि 26 महीने में 10 किलोमीटर की मेट्रो बन करके तैयार हो गई हो। 16 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांट दिए। सोचिए, ये सब काम हो रहे हैं, तो कौन रुकावट पैदा कर रहा है? कोई रुकावट नहीं पैदा कर रहा है। कई बार मीडिया के पास खबर नहीं होती है, इसलिए इस तमाम खबरों को बहुत बड़ा बड़ा रूप में दिखाया जाता है। देखिए, ये कहना कि ये मीडिया की बनाई हुई कहानी है, ये भी सच नहीं है। आपकी जो स्पीच थी, यू मेड अ वेरी इमोशनल स्पीच एट अ पार्टी फोरम, वो स्पीच लीक होकर बाहर आई। वन ऑफ योर बिग प्रॉब्लम्स हैज बीन विद अंकल जी। अंकल जी इज अमर सिंह जी। आपने इसी साल मेरे सेशन में ही, यहां पर मुझे याद है अमर सिंह बैठे थे, मैंने कहा आपका इनसे क्या रिश्ता है? आपने कहा ये मेरे अंकल हैं। नाउ अम्मा, मुझे बताइए कि ये अंकल को आप पार्टी में चाहते हैं कि नहीं चाहते? अंकल सामने तो मैं बहुत अच्छा जवाब देता। चलिए, वो देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, प्लीज जवाब दीजिए। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि अगर अंकल के आने के बाद, और अंकल क्यों पार्टी में आए? पार्टी में इसीलिए आए कि पार्टी आगे बढ़े, अगली सरकार बनाए। तो कम से कम अंकल का व्यवहार, उनकी भाषा, उनका तजुर्बा कम से कम इस बात के लिए हो कि सरकार समाजवादियों की बने और एक सेकुलर सरकार दिखाई दे, एक समाजवादी सरकार दिखाई दे। डू यू वांट हिम टू रिमेन इन द पार्टी? देखिए, मैं इस बात का फैसला नहीं कर सकता हूं कि कौन दल में रहेगा, कौन क्यों नहीं? आप मुख्यमंत्री हैं, यूर अ सीनियर लीडर। देखिए, यही तो बात है। शायद मैं अगर प्रदेश अध्यक्ष होता तो मैं प्रस्ताव करके भेज देता नेताजी के पास। प्रदेश अध्यक्ष में हूं नहीं, इसलिए प्रस्ताव नहीं दे सकता हूं। ये मैं अपनी राय में अपनी सुझाव नहीं दे सकता हूं। लेकिन हाँ, क्योंकि दल में अगर हैं तो मैं समझता हूं दल को और मजबूत करेंगे, नेताजी को और मजबूत करेंगे, ऐसा हमारा मानना है।
What has been the most difficult thing for you in the last few months? जब पूरे देश को पता था एक तरह से कि किस तरह की लड़ाई चल रही है, and many people were on your side, अखिलेश. बहुत से लोगों ने कहा कि ये चुनाव जीत के आए हैं, he is a young leader, he is the next generation, इनको इस तरह से अंडरमाइन नहीं करना चाहिए. आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली. आपने कहा आपने मुझे तलवार तो दी लेकिन तलवार को चलाने का अधिकार नहीं दिया. नहीं, मैंने कहा जो तलवार दे रहा है तो वो तैयार है कि तलवार चलेगी भी. तो सबसे पहले किस पे तलवार चलाना चाहेंगे? अमर सिंह, शिवपाल यादव, मुख्तार अंसारी, गायत्री प्रजापति, सबसे पहले किस पर? देखिए, अब वो वक्त जा चुका है. पूरा देश लाइन में लगा हुआ है. गरीब, किसान, मजदूर सब परेशान हैं. बताओ, आप तो अर्थव्यवस्था को बहुत आगे ले जाना चाहते थे. आपने अर्थव्यवस्था को खींच लिया. और पहले दिन जो सवाल आया था वो मैंने उस समय भी कहा, प्रेस में भी कहा, कि जो 3 सवाल लेकर के सरकार आई है कि काला धन, आपका भ्रष्टाचार और आपका विदेश से पैसा जो आता है कभी कभी पड़ोसी देश से, तीनों सवाल नहीं एड्रेस हो रहे. मैं यहां जितने लोग बैठे हैं, क्या ये तीनों सवालों का समाधान है? ये क्या ये? मैंने ये कहा कि लोकतंत्र में जो जनता को दुख देता है उसको जनता जब मौका मिलता है तो अपना गुस्सा भी दिखाती है. यूपी की बात की और चुनावों की बात की तो गठबंधन का तो पूछना ही सवाल बनता है. अब आप जानते होंगे एक प्रशांत किशोर हैं, आप जानते हैं, मिले कभी उनसे? उनका शॉर्ट फॉर्म पीके. सो पीके मेट नेताजी एंड अमर सिंह जी, अंकल. उन्होंने बात की कि कांग्रेस और सपा इकट्ठे आ जाएं. आप उस मीटिंग में नहीं थे. क्या वो मीटिंग आपकी जानकारी से हुई? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि पीके को नेताजी से किसने मिलाया? अंकल ने शायद. ये तो मैं ही नहीं जानता. मैं जानता हो सकता हूं, मैं जानता हूं. पीके तो कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे. वो हमारी पार्टी को कहां आगे बढ़ाने आए थे. लेकिन अच्छा है, अगर किसी का कोई सुझाव हो तो मैं समझता हूं सुझाव लोकतंत्र में मानना चाहिए. मैंने उनसे भी कहा कि वैसे तो हम बहुमत की सरकार बना रहे हैं, लेकिन अगर आपका फार्मूला तैयार हो जाए तो हम 300 से ज्यादा सीटें जीत जाएंगे. आपने किससे कहा? पीके से भी कहा. तो आपकी भी मुलाकात हुई पीके से? हाँ, मेरी मुलाकात हुई पीके से. बाद में कि पहले नेताजी की मीटिंग से? अगर पूरा जानना चाहते हैं तो नेताजी के बाद हुई मुलाकात. मुझे लगता है आप कह रहे हैं कांग्रेस नीड्स यू मोर देन यू नीड देम. नहीं, कह तो आप यही रहे हैं. मैंने अपने कई बातों में इस बात को कहा कि जब गठबंधन होता है तो किसी न किसी को स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई उसकी सीट कम होंगी. घाटा फायदा अगर देखेंगे तो शायद वो चीज नहीं बनेगी. तो मैं समझता हूं फॉर्मूले बहुत हो सकते हैं, लेकिन नेताजी तय करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. हम तो केवल राय मशवरा दे सकते हैं. तो आपका मशवरा क्या है? मैंने ये कहा, वैसे तो हम बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन उनका भी साथ आ जाएगा तो 300 से ज्यादा जीत जाएंगे. आपने कहा अगर मैं अध्यक्ष होता तो मैं ऐसा करता, वैसा करता. डू यू थिंक द टाइम हैज कम फॉर अ जनरेशनल शिफ्ट इन द समाजवादी पार्टी, एंड इज इट फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू कि ऐसा नहीं हो रहा और आपको रोक के रखा है, जैसे कि आपके दोनों हाथों को पीछे बांध के रखा हो किसी ने? देखिए, ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि मुझे रोका हुआ है. ये जिम्मेदारी हमारी है और कम से कम नई पीढ़ी के लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने लोगों को समझाना कि इससे कितना लाभ होगा, फायदा होगा. कम से कम उसमें मैं कामयाब रहा. तो कभी कभी होता है विचार में, और मैं समझता हूं मेरे घर में नहीं, मेरे दल में नहीं, ये तो हर घर और हर दल की बात है. यहां जितने पिता बैठे होंगे वो चाहते होंगे कि बेटा मेरे ही रास्ते पर जाए. कुछ ऐसे भी होते हैं जो रास्ता अपना अलग अलग बना लेते हैं. यहां बहुत सारे ऐसे भी बैठे होंगे लोग जो पिताजी चाहते होंगे वो नहीं किया उन्होंने, और शायद वो सक्सेसफुल रहे हुए होंगे. लेकिन फंडामेंटल डिफरेंसेस भी कई बार हो जाती है, सोच ही अलग हो जाती है. सो सबसे बड़ी जो आप कहेंगे कि एक डिफरेंस रही है नेताजी और आपके बीच में, सोचने की बात कर रही हूं, और या अप्रोच की बात, आप क्या कहेंगे? फर्क इतना है केवल, नेताजी कुश्ती के खिलाड़ी हैं, मैं फुटबॉल का खिलाड़ी रहा. Okay, let's
take a few questions. To save time, I'm going to ask the questions that have come from the floor. एक जीबी बगाई का सवाल है, आप अरविंद केजरीवाल से क्या सबक सीखेंगे? अरविंद केजरीवाल जी बहुत फास्ट नेता हैं। वो हर मुद्दे पे लड़ जाते वो हैं। फुटबॉल खेलते खिलाड़ी हैं कि रेसलर हैं? लेकिन कम से कम दिल्ली के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं किस लिए कह रहा हूं कि ये राजधानी है, और राजधानी में कम से कम लोकतंत्र में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कभी कभी रोकता रहे चीजों को, लोगों को। पर अरविंद केजरीवाल की जहां बात उठी, ममता बनर्जी भी आई थी लखनऊ, क्या हम मान सकते हैं कि एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी फ्रंट बनाने की फिर कोशिश की जा रही है? और उसमें आप किसका रोल देखते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि नीतीश जी और लालू जी के बीच में भी कुछ तनाव है बिहार में। नीतीश जी ने अलग पोजीशन लिया है डिमोनेटाइजेशन पर, ममता बनर्जी सीम्स टू बी लीडिंग द फ्रंट। ऐसा लग रहा है दैट ऑल ऑफ यू आर फाइटिंग फॉर हु विल बी द मेन ऑपोजिशन टू द बीजेपी। बीजेपी वो तो ऐसे पिछली बार जनता को गुमराह कर दिया, कभी कभी जनता को समझाने से नहीं बहकाने से वोट मिल जाता है। शायद बीजेपी को उसका लाभ मिला, लेकिन बीजेपी के 2.5 साल देखने के बाद हम तो यूपी के लोग हैं, हम कह सकते हैं कोई बड़ा काम जनता के लिए नहीं हो पाया। तो शायद जनता ने जिस मकसद से उन्हें चुन करके इतना बहुमत दिया था, आने वाले समय वो बहुमत ऐसा नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं राजनीति वो रास्ता निकालेगी कि जहां पर कोई ना कोई ऐसी सरकार बने जो इनसे अलग होगी। सुनील शर्मा का सवाल है, टिकट कौन बांटेगा चुनाव में, अखिलेश यादव या शिवपाल यादव? की एक और हम राउंड ऑफ इन फाइटिंग देखेंगे कुछ महीने तक? मुझे कई लोगों ने समझाया और मैं इनकी बुजुर्ग लोगों की राय मानता हूं। उन्होंने ये कहा कि अर्जुन की तरह आपका निशाना एकदम सरकार पे होना चाहिए। मैं उनसे सहमत हूं। हमें सरकार बनाना है। जो राय जो सुझाव होंगे मेरे, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी को दे दूंगा। उसके बाद जो फैसला नेताजी का होगा मैं मानूंगा। नेताजी का एक बयान आया था कि अगर अमर सिंह जी नहीं होते तो वो शायद जेल में होते। आप सहमत हैं क्या इस बात से? हालांकि कहा तो और कुछ भी था उन्होंने मुझे समझाने के लिए, आपके लिए नहीं कहा था। वो कुछ शेयर करिए। वो प्रेस के लिए नहीं कहा था। कुछ बताइए। मैं आज वो बात कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी से। वो ना प्रेस के लिए कहा था, ना संस्थाओं के लिए कहा था। वो मुझे समझाने के लिए कहा था कि तुम नाराज इतने अंकल से क्यों हो। चलिए पहले बता ही दीजिए इस बारी कि क्यों हो इतना नाराज। ये तो कभी आपने बताया नहीं, अब मौका आ गया कि बता ही दीजिए। शायद मैंने कई बार कहा उस बात को, अपने नेताजी से भी कहा और लोगों से भी कहा मैंने इस बात को। नेताजी का फैसला कोई नहीं टाल सकता। नेताजी जो कहेंगे हम भी मानेंगे और उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर टाइपराइटर कहीं से आएगा हमें हटाने के लिए, तो शायद मैं ये बात स्वीकार नहीं करूंगा। यही मेरी नाराजगी थी बस। कभी सोचा कि अपनी पार्टी बनाए अलग? अगर बात इस बात पर आ गई कि अंकल नहीं हटेंगे, चाचा नहीं हटेंगे, खुली छूट नहीं मिलेगी, विल अखिलेश यादव कंसिडर फॉर्मिंग हिज ओन पार्टी? राजनीति की सूझबूझ तो ये कहती है जो आपको पार्टी से निकालना चाहते हैं आप उनको पार्टी से निकाल दो। ये पार्टी हमारी है। संजीव का सवाल है, हाउ हैज द डिमोनेटाइजेशन इंपैक्टेड योर पार्टीज इलेक्शन बजट? आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहले इसका जवाब दीजिए, फिर पॉलिटिकल फंडिंग की बात करेंगे। मेरे लिए भी ये सबसे अच्छा सवाल है। क्यों? क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो सबको साइकिल पे चलना पड़ेगा। सोचो कांग्रेस पार्टी साइकिल चलाए, बीजेपी साइकिल चलाए और बहुजन समाज पार्टी भी साइकिल चलाए, तो प्रचार तो हमारा होगा साइकिल का। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आप ये बताइए कि आपने मायावती के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोला। आपने कहा वो बुआ है, कुछ ज्यादा बोलती नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि या ये बीजेपी का चुनाव होगा या बुआ जी का, बहन जी का चुनाव होगा। आप उनको मानते हैं मेन राइवल अपना यूपी में? देखिए, मैं अब बुआ कहना छोड़ दूंगा। क्या बोलेंगे तो? क्योंकि हमारी पार्टी के नेता ने कुछ कहा है इस तरह की बातें कि नहीं बुआ कहना चाहिए, तो मैं आज से बुआ नहीं कहूंगा। हालांकि पहले भी मैंने कहा था कि बुआ नहीं कहूंगा। उनको तकलीफ यही है कि उनकी पार्टी अब लड़ाई में नहीं है, जनता को बताने का कुछ नहीं है। जो भाईचारा किया था, कभी समाज को जोड़ने का काम किया था, वो आज उनके साथ कोई नहीं खड़ा। और फिर उत्तर प्रदेश कैसे भूल जाएगा?
उत्तर प्रदेश की जनता कैसे भूल जाएगी कि इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर के रक्षाबंधन मनाया था। हमारी बुआ जी को राखी बांधी गई थी, वो बांधने गई थी, सॉरी अबाउट दैट, कि राखी बांधने गई थी, रक्षाबंधन मना था बीजेपी के साथ मिलकर के। बीजेपी के साथ 3-3 बार मिलकर के सरकार बनाई है। ये प्रदेश नहीं भूला है, और प्रदेश के अधिकारी नहीं भूले हैं कि उन्हें जब मुख्यमंत्री कार्यालय में आना पड़ता था तो बाहर ही जूते रखने पड़ते थे, तब बड़ी मुश्किल से अंदर आ पाते थे। ये प्रदेश के लोग नहीं भूले हैं, और जो भ्रष्टाचार और बेईमानी हुई थी वो स्मारक अभी भी दिखाई दे रहे हैं वहां पर। लोग तो ये भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और मोदी जी के रिश्ते काफी पर्सनल लेवल पे अच्छे हैं। ये विरोधी लोग तो ये कहेंगे ही, विरोधी लोगों का काम ही क्या है? विरोध करना। विपक्ष का काम क्या है? कुछ ना कुछ कहना। लेकिन समाजवादी पार्टी का बीजेपी से कोई रिश्ता नहीं हो सकता, समाजवादी पार्टी का रिश्ता कोई बीजेपी से नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल, आप एज अ यंग लीडर हाउ डू यू फाइंड पॉलिटिक्स हैज चेंज्ड? ऐसे लगता है कई बार एज अ जर्नलिस्ट कवरिंग पॉलिटिक्स बहुत बदल गई है, बहुत पर्सनालिटी ओरिएंटेड हो गई है, बहुत एक तरह से द इमेज हैज बिकम एवरीथिंग, द फोटो ऑप हैज बिकम एवरीथिंग। हाउ हैज पॉलिटिक्स चेंज्ड फॉर यू इन योर ओपिनियन? बदलाव आया है, लेकिन मैं समझता हूं लोग ये चाहते हैं कि उनके लिए अच्छे काम हों। इधर जितनी जानकारी हमें और आपको है, उतनी ही जानकारी गांव में रहने वाले लोगों तक भी पहुंच रही है। तो कम से कम जो जीवन बदला हुआ वो देख रहे हैं दूसरों का, वो गांव के लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी जीवन बदले। तो शायद ये एक बड़ा बदलाव है, और इसीलिए लोग वोट भी कर रहे हैं। And are we talking to the next chief minister of UP? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि अगली बार भी मैं आपके यहाँ आऊं और मुख्यमंत्री की हैसियत से आऊं। लेकिन अभी 4-5 महीने हैं, ये बहुत ही क्रूशियल महीने हैं हमारे लिए। And 1 week is a long time in politics. What to say of 4 to 5 months? A big round of applause for Akhilesh Yadav, Chief Minister of Uttar Pradesh. Thank you so much.